अब मैं तालियों के साथ बुलाना चाहूंगी मंच पर डीएम सत्येंद्र कुमार जी। मंच पर आए सर, मैं चाहूंगी आप मंच पर आए। और मैं चाहूंगी एडिटर यूपी अवनीश जी फेलिसिटेट करें डीएम सत्येंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मैं चाहूंगी सबसे पहले फेलिसिटेट करें और फिर सवाल जवाब का सिलसिला भी हमारा शुरू होगा कि किस तरीके से सर का विजन क्या है महाराजगंज को लेकर। चलिए मैं अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज, जोरदार तालियों के साथ स्वागत आप कीजिए। और चूंकि सर के कंधों पर ही है पूरा महाराजगंज का दारोमदार, कैसे वो महाराजगंज को आगे आने वाले समय में देखते हैं, किस रफ्तार के साथ महाराजगंज आगे बढ़ रहा है, किस क्षेत्र में वो कैसे काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। अवनीश जी, ओवर टू यू। अब जब वैसे तो दौर वो बीत गया जब एक वक्त जिलाधिकारी की कुर्सी बड़ी अलग तरह की कुर्सी हुआ करती थी आज़ादी से पहले के दौर में, और अब उनका कामकाज, उनकी भूमिका बहुत हद तक बदल चुकी है। लेकिन फिर भी जो भी है, एक ऐसा रोल जिलाधिकारी के तौर पर जिस रोल में आम जनता के साथ साथ उन तमाम ऐसे फरियादों की, उन तमाम ऐसे लोगों की जो शायद सीधे सिस्टम से लाभ उनको नहीं मिल सकता हो, या जनप्रतिनिधियों में उसमें सत्ता भी होता है, विपक्ष भी है, उनका एक तालमेल बना करके चीज़ों को आगे ले जाना। सत्येंद्र जी, बड़ी चुनौती का जिला ये इस दृष्टि से रहा होगा क्योंकि हम लोग भी जिस समय से देखते आ रहे हैं कि एक तो बाढ़ एक बहुत बड़ा कहर रही है इस इलाके में। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई सीजन हो जब सीजन शुरू होने से पहले ही यहाँ बाढ़ आना शुरू हो जाती है, मतलब बारिश भी नहीं होती और यहाँ बाढ़ महसूस होने लगती है। तो एक तो वो दौर, और एक जिले का बड़ा सा हिस्सा जो है वो अभी भी जिले से कटा हुआ है। लोग कहते हैं कि उस हिस्से में जाने के लिए या तो आपको दूसरे जिले में जाना होगा या तो दूसरे देश में जाना होगा। आज भी सीधा जाने का मार्ग नहीं है वहां पर। क्या तैयारी है महाराजगंज को लेकर के, आपका विजन क्या है? पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि मुझे इस कार्यक्रम में आपने इनवाइट किया। जैसा कि पहली बात आपने रखी कि बाढ़ की समस्या हमेशा से महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बड़ी समस्या रही है, और आपने उसमें चर्चा की है। सोहगी बरवा का जो गांव है हमारा, सोहगी बरवा एक क्षेत्र है जो हमारा बड़ी गंडक है उसके एक रिवर इनक्लेव है ये, और इसमें कुल 7 गांव हैं जिसमें करीब 10,000 की आबादी है। और हम जानते हैं कि हर साल जब बाढ़ का समय आता है, मानसून का समय आता है, तो वहाँ के लोगों को आने जाने के लिए बहुत समस्याएं होती हैं और वहाँ पे नाव लगाने की आवश्यकता पड़ती है। आप उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हर वर्ष वहाँ पे करीब 1 हफ्ते का समय, 10 दिन का समय ऐसा होता है जिस समय लोगों के लिए राहत शिविर आयोजित किया जाता है, वहाँ पे लंगर के माध्यम से लोगों को भोजन पहुँचाया जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उस पूरे क्षेत्र के पूरे विकास के लिए 2 महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो वहाँ पे आवश्यकता पड़ रही थी। एक था कि एक पुल बने जो कि बूढ़ी गंडक को क्रॉस करते हुए सीधा महाराजगंज से के ज़िले के हेडक्वार्टर से उसको जोड़ पाए सोहगी बरवा को। वर्तमान में जो इंडो नेपाल रोड का काम चल रहा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत उस पुल पर करीब 500 करोड़ की लागत के, उस नदी पर एक पुल 500 करोड़ की लागत के वो स्वीकृति के प्रोसेस में है। और हमें आशा है कि जल्दी ही जो सोहगी बरवा का पूरा क्षेत्र है वो एक ऑल वेदर रोड से भी हम लोगों का जुड़ जाएगा। और वहाँ जो बिजली की समस्या हमेशा लोगों को हुआ करती थी, उसके लिए जो सोलर पैक्स होते हैं, वहाँ पे बिजली के भी रेगुलर कनेक्शंस नहीं होते हैं, तो हर घर को सोलर से जोड़ने की जो कार्रवाई है वो पहले ही आधी हुई थी, और अभी दोबारा से इस वित्तीय वर्ष में भी उसमें कुछ स्वीकृतियाँ हम लोग को प्राप्त हुई हैं। सभी घरों में सोलर पैक के माध्यम से वहाँ पे बिजली की व्यवस्था भी करा दी गई है। वर्तमान में वहाँ पे अगर सोहगी बरवा की हम बात करें तो एक वहाँ CHC अभी है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है, जल्दी ही वो कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ के स्कूल हम लोग जब भी भ्रमण के लिए जाते हैं वहाँ देखते हैं वहाँ रेगुलर टीचर्स हैं, तो प्रॉपरली स्कूल आंगनवाड़ी का काम जो है वहाँ पे हो रहा है। तो जो वहाँ लोकल समस्याएं थी उसका निस्तारण जिस तरीके से भी संभव है उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसे ही वो पुल हमारा तैयार हो जाएगा जो उस साइड जाने के लिए लोगों को एक सुगम रास्ता दे देगा, तो इस तरह की सभी समस्याएं वहाँ की समाप्त हो जाएगी। एक बात जो उस इलाके को लेकर के कही आती थी, और हम लोग भी जब से किताबें पढ़ रहे हैं या उसके बाद फिर जब वहाँ जाने का अवसर भी मिला आज से 15 साल 16 साल पहले भी,
तब से लेकर के आज तक ये बात सुनते आए कि वो बड़ा पर्यटन की दृष्टि से बड़ा संभावना उस इलाके में है, लेकिन वो संभावना किताबों में रह गई, फाइलों में रह गई, जमीन पर उतर नहीं पाई। तो क्यों नहीं उतर पाई और अब आप लोग क्या कर रहे हो? क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम होगा जिस माध्यम से जो विकास की प्रक्रिया उस इलाके में वो सतत हो पाएगी, रेगुलर हो पाएगी। क्योंकि आप पुल बना देंगे ठीक है, लेकिन जब तक वहां पर चीजें व्यापार के रूप में नहीं पहुंचेगी, वहां के लोग सशक्त नहीं होंगे, मुझे लगता है वहां के विकास की गति को। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर देखिए महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को अगर हम डिफाइन करें कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम क्या सोचते हैं, कैसे उसके बारे में लोग सोचते हैं, तो महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में 3 चीजें हैं जो किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो इस बारे में कहेंगे। पहली बात तो ये कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इंडो नेपाल बॉर्डर पे है हमारा ये। दूसरी बात ये एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरी बात ये कि इसका एक बड़ा भूभाग जो है वो जंगल के अंदर है। जो आप सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो इस जनपद में करीब 420 स्क्वायर किलोमीटर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है, और 1987 में ही इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया था। सोहगी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से है ये। वर्तमान में जो आप कह रहे हैं, ये तीनों जो चीजें हैं, एक तो बॉर्डर के नजदीक होना, एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट होना और एक फॉरेस्ट कवर होना, ये तीनों चीजें चैलेंज भी हैं और अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो अगर हम केवल जंगल की बात करें तो वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि जंगल एक लायबिलिटी की तरह नहीं बल्कि एक बहुत बड़े रिसोर्स की तरह हो यहाँ पे। और रिसोर्स किस तरीके से हो सकता है, तो जो पर्यटन है, पर्यटन की सुविधाएं अगर हमारी विकसित होंगी तो वो हमारे बहुत लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा सकती है और यहाँ पे लोगों का आना जाना भी बहुत बढ़ सकता है। वर्तमान में जंगल सफारी पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर के दौरान जो है उसको चालू किया गया है। बहुत सारी परियोजनाएं वर्तमान में जो है उसमें क्रियान्वयन के प्रक्रिया में चल रही है। वहाँ अंदर में जंगल के अंदर कुछ कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं जो थारू हट्स होते हैं हमारे, उसका वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। उस जंगल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए 2 बहुत महत्वपूर्ण स्थल भी हैं। एक तो है वो रामग्राम का स्तूप है, जो कि महात्मा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत केवल 8 मूल रूप से स्तूप बनाए गए थे, उसमें से एक स्तूप रामग्राम का स्तूप था और वो सोहगी बरवा के जंगल के अंदर है। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसी वर्ष मार्च के महीने में उसके एक्सकेवेशन के लिए अपना लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया है और जल्दी ही हमारा जो रामग्राम स्तूप है उसके एक्सकेवेशन शुरू होगा। और वो जब एक्सकेवेशन होगा तो वो एक प्रोस्पेक्टिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जो जंगल का हमारा 420 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें जंगल सफारी भी होगी, लोग बुद्धिस्ट सर्किट के जो स्थल हैं उससे भी जुड़ पाएंगे। तो ये मेजर टूरिज्म हब की तरह ये हमारा पूरा एरिया डेवलप होगा। यहाँ पे फिशरीज और वाटर रिसोर्सेज बहुत है। जो गंडक का एरिया है वहाँ पे वाटर रिलेटेड एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। उसको लेकर गवर्नमेंट ने जो पिछला कैबिनेट बैठक हुई है, पिछली कैबिनेट बैठक में करीब 15 एकड़ जमीन जो हमारे सीलिंग की जमीन थी, जो जंगल के बहुत नजदीक है, वहाँ पे झील भी है, नदी के भी बहुत नजदीक है, उसको भी टूरिज्म पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने यूज करना अलाउ किया है। तो गवर्नमेंट टूरिज्म को लेकर बहुत सीरियस है और मुझे लगता है कि अभी जो लॉन्च पैड तैयार हुआ है, आने वाले 1 या 2 साल के अंदर हम लोग देखेंगे कि एक टूरिज्म हब की तरह जो हमारा महाराजगंज डेवलप होगा और न केवल गोरखपुर के मंडल से लोग आएंगे बल्कि पूरे प्रदेश और हो सकता है देश और विदेश से भी लोग यहाँ पे आना शुरू करेंगे। तो एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जनपद के सामने है और आने वाले भविष्य में ये बहुत आगे तक जनपद को लेके जाएगी। एक चीज में मुझे लगता है थोड़ा महाराजगंज भाग्यशाली भी है। पिछड़े जिलों की जो सूची बनी थी, मुझे लगता है अभी मेरी पंकज चौधरी से भी बात हो रही थी, जो कह रहे थे कि अकेला महाराजगंज ही जिला है जो सूची में नहीं है, बाकी पास के जितने भी जिले हैं, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, ये सब उन पिछड़े जिलों में शामिल हुए हैं जहां पर शिक्षा का स्तर, आर्थिक स्तर, ये सारे स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं उनमें जो है काफी पिछड़ापन है। एक जो और योजना जिसको लेकर के मुझे बताया गया कि आपका बड़ा फोकस है, वो भारत नेपाल के बीच में जो कॉरिडोर बन रहा है, जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से माना जा रहा है कि बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। क्योंकि ये पहले देखा जाता था कि बड़े लंबे लंबे यहाँ जाम लगते थे, घंटों मशक्कत करनी पड़ती थी, जो चेकिंग का भी मल्टी विंडो सिस्टम है वो बड़ा थकाऊ था। तो इससे व्यापार की जो सुगमता थी, और खासतौर पर ऐसे व्यापारी जो भारत के रहने वाले हैं, नेपाल में अपना कारोबार कर रहे हैं, नेपाल में रहने वाले भारत में अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। उसको लेकर के क्या काम करने जा रहे हैं आप लोग? जी, जो पिछले प्रश्न में हम लोग कह रहे थे कि 3 अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है वो है इंडो नेपाल ट्रेड। क्योंकि हम लोग बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं तो इंडो नेपाल ट्रेड एक बहुत बड़ा एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। इसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी हमारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जो सोनौली बॉर्डर है हमेशा से
भारत और नेपाल के बीच का जो ट्रेड रहा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रूट सोनौली रहा है। और इस सोनौली पर एक लैंड पोर्ट बनाए जाने की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस हो रही थी, क्योंकि 500 ट्रकों की हमेशा वहां पे एक लंबी लाइन लगी रहती है और वहां जितने टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हो या ट्रेडर्स जितने भी लोग जा रहे हो, सबको अपने ट्रेडिंग में या मूवमेंट में बहुत दिक्कतें हुआ करती थी। बताते हुए फिर से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसी 1 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वहां पे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का शिलान्यास किया गया है और आने वाले 1.5 से 2 वर्षों में हमारा पूरा का पूरा लैंड पोर्ट तैयार होके एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम देखते हैं, उस तरह की फैसिलिटी हमारे महाराजगंज जनपद में सोनौली बॉर्डर पे लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और जितने भी बुद्धिस्ट सर्किट के लोग जो थाईलैंड से आते हों या वियतनाम से आते हों या कहीं से भी आते हों, उनको एक बहुत अच्छा सुगम रास्ता वहां पे मिलेगा। और जो हमारे ट्रेड है, जो ट्रकों को बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता था, 24-24 घंटे लग जाते थे, वो अब 2 से 3 घंटे में वहां से क्रॉस कर तो आम पाएंगे। लोगों को अब बड़ी दिक्कत होती है। हम लोग भी उस रास्ते से कभी नेपाल की तरफ जब जाया करते थे, तो अभी भी मुझे याद है 2 साल पहले भी, मैं 3 साल पहले भी गया था, आपको घंटों जाम में तो रहना ही होता है और इंक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है दोनों तरफ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो ट्रकें जो हमारे बॉर्डर पे ही खड़ी होती थी, उसके कारण लोगों को जाने में बहुत समस्या होती थी। इसके लिए सरकार ने 2 सॉल्यूशन, एक तो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो हमारा बन रहा है, उसमें एक समय पे 500 ट्रकें खड़ी हो सकती हैं। तो जितने भी ट्रकों के कस्टम्स क्लियरेंस का प्रोसेस चल रहा होगा, वो सारी ट्रकें चेक पोस्ट के अंदर ही होंगी और जो हाईवे से करीब 2 किलोमीटर हट के उसको रखा गया है, तो अब हाईवे पे आपको कोई ट्रक नहीं दिखेगी। और दूसरी चीज जो राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वहां पे एक मल्टीपर्पज हब बनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होंगी। उसमें ट्रकिंग सर्विसेज भी हैं। वहां पे भी 300 ट्रकों की पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और वहां पे जो ट्रक से रिलेटेड सर्विसिंग होती है, जो सर्विसिंग के लिए बहुत सारे ट्रकर्स वहां पे रुकते हैं, बहुत सारे ट्रक्स जो है रिफ्यूलिंग के लिए वहां पे रुकते हैं, तो वहां पे पेट्रोल पंप्स भी होंगे, ट्रकिंग के सर्विसेज भी होंगे। तो सभी प्रकार की सुविधाएं वहां मल्टीपर्पज हब में भी होगा। मैं इस मंच के माध्यम से यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जल्द ही लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड जो दुनिया के सबसे बड़े लॉजिस्टिक्स के इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी विजिट कर रहे हैं। इस 6 तारीख को भी उनमें से एक यूएई बेस्ड बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो लॉजिस्टिक्स पार्क सोनौली बॉर्डर पे बनाने के लिए वो लोग विजिट कर रहे हैं। साइट विजिट उनका होगा और उनके भी ये प्रायोरिटी पर है कि आने वाले 1 से 2 साल के अंदर हम बॉर्डर पे एक लॉजिस्टिक्स पार्क जो है उसको डेवलप करें। इसी तरीके से साउथ इंडिया की भी एक टीम है जो यहाँ पे आके लॉजिस्टिक्स रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स है, वेयर हाउसिंग से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके लिए उन्होंने विजिट किया और वो भी हम लोगों को बहुत तेजी से देखने के लिए इंप्लीमेंट होते हुए मिलेगा। तो जो ये इंडो नेपाल ट्रेड है, ये वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत मेजर वे में हमारे डिस्ट्रिक्ट के सामने प्रेजेंट कर रही हैं। और एक लॉन्च पैड जो तैयार हुआ है, आने वाले 2 से 3 साल 5 साल में मुझे लगता है एक कस्प पे हैं हम लोग, लॉन्च पैड पे हैं और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बहुत तेजी से डेवलप होते हुए आने वाले समय में देखने वाले हैं। सर एक सवाल इसमें मेरा भी होगा कि आपने कहा कि महाराजगंज आने वाले दिनों में बहुत जल्दी विकास की रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या आपको लगता है कि समाज की पंक्ति में खड़ा हुआ आखिर व्यक्ति तक वो सारी योजनाएं पहुंचती हैं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आपने बहुत सही बात की। देखिए, 2 चीजें हैं, एक तो वेलफेयर स्कीम है और दूसरा डेवलपमेंट रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अब वेलफेयर स्कीम्स की बात कर रही हैं। अगर मैं इस डिस्ट्रिक्ट की बात कहूं, हमारे महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट की आबादी करीब 26 लाख है। 26 लाख में जो पीएम किसान योजना है, जो किसानों के जिनके नाम खतौनी में दर्ज हैं, उनको जो लाभ मिलता है, करीब 4.5 लाख किसानों को पीएम किसान योजना के डायरेक्ट खाते में उनका पैसा पहुंचता है। 6,000 रुपए हर साल 4.5 लाख किसानों का ट्रांसलेट होता है, करीब करीब 250 करोड़ रुपए हमारे किसानों के खाते में डायरेक्टली जाता है। हर वर्ष यहाँ पे करीब 2.5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद होती है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी खरीफ के सीजन में 2.5 लाख मेट्रिक टन धान की खरीद हुई है। वो उसको अगर हम कन्वर्ट करें रुपीज में, तो करीब 600 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सरकार के द्वारा धान खरीद में डायरेक्टली उनके खातों में भेजा गया है। अगर हम ओल्ड एज पेंशन की बात करें, इस जनपद में करीब 1 लाख लोगों को ओल्ड एज पेंशन आज की डेट में मिल रहा है। 1 लाख लोगों का मतलब होता है सीधा सीधा 60 करोड़ रुपए सालाना उनके खातों में जा रहा है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें, करीब 9 लाख लोगों के आयुष्मान भारत कार्ड जो है यहाँ पे इस जनपद में बने हुए हैं। अगर हम शहरी आवास की बात करें, यहाँ अर्बनाइजेशन एक इशू है, जो आप पूछ रहे थे कि इश्यूज में क्या है, अर्बनाइजेशन भी एक इशू है। केवल 10% अर्बनाइजेशन महाराजगंज में है, लेकिन महाराजगंज के अर्बन एरियाज में करीब 25,000 प्रधानमंत्री आवास लोगों को दिए गए। 25,000 गुने 2.5 लाख, करीब करीब 625 करोड़ रुपए यहाँ पे लाभार्थियों के खातों में डायरेक्टली भेजा गया है। अगर हम ग्रामीण आवास की बात करें, तो अगेन इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 22,000 लोगों को ग्रामीण आवास दे रहे हैं। इसका मतलब है करीब 300 करोड़ रुपए हम लोगों के खातों में डायरेक्टली पहुंचा रहे हैं। ये सब खातों में डायरेक्टली जा रहा है, कहीं और नहीं जा रहा है। तो हम ये समझ सकते हैं कि
कितना क्वांटम जो है वो लोगों के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लोगों के खातों में हो रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो करीब 2000 करोड़ आखिरी पंक्ति में बैठे हुए जो लोग हैं उन लोगों के खातों में पहुंच रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी जो एक पहल है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का है, आखिरी पंक्ति में बैठे हुए लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है इसका। एक जो चीज महाराजगंज में खास तौर पर बहुत लंबे समय से चली आई, एक दौर था करीब 1-1.5 दशक पहले जब हम लोग यहाँ आया करते थे तो स्कैनिंग की बड़ी समस्या होती थी और उसका नतीजा था कि बड़े पैमाने पर तस्करी होती थी। तस्करी का एक पूरा हब हुआ करता था इलाका, और बहुत सारे सेक्शंस में जहां हम लोग खबरें भी करने गए तो ये देखने को मिला कि बाकायदा तस्करों ने ब्रिजेज बना रखे थे। जब हम लोगों ने वो खबरें की तो उसके बाद फिर एसएसबी यहाँ पर तैनात है, उन ब्रिजेज को उड़ाया, बहुत सारी कार्रवाई की गई। स्कैनिंग एक समस्या अभी भी है, क्योंकि एक तो स्कैनिंग आप बहुत ज़्यादा सख्ती से करते हैं तो वो चूंकि रिश्ते इस तरीके के भारत नेपाल के साथ हैं और रोटी बेटी के संबंध जिस तरीके से कहे जाते हैं उनमें दिक्कत आती है। कई बार व्यापारी नाराज होते हैं, प्रदर्शन होता है, दोनों तरफ ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसको लेकर के, और चूंकि बहुत सेंसिटिव है, बॉर्डर का इलाका बहुत सेंसिटिव है, आईएसआई की गतिविधियां, दूसरे और जो एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी गतिविधियां देखने को मिलती है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किस स्तर पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की आप बात कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहली चीज जरूरत थी एसएसबी को, वो थी एक इंडो नेपाल रोड की, जो कि बॉर्डर से एकदम सटा हुआ एक रोड हो जिसपे पेट्रोलिंग की जा सके लगातार दिन रात, ताकि कोई भी अगर मूवमेंट होता है तो तुरंत उसको रोका जा सके। बहुत सालों से प्रयास हो रहा था कि ये सड़क हमारी कंप्लीट हो और पेट्रोलिंग जो है बहुत टाइट हो। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ठूठीबारी से नौतनवा तक का जो एरिया था वो ऑलरेडी हमारा तैयार था, और इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों के एंड टू एंड सोहगी बरवा से लेकर जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वहां तक हमारा पूरा इंडो नेपाल रोड तैयार हो जा रहा है। पेट्रोलिंग बहुत टाइट एसएसबी के द्वारा जो है वो उस रोड के माध्यम से पॉसिबल हो पाएगा। जो दूसरा ट्रकों के माध्यम से जो स्कैनिंग की बात आप कह रहे थे कि इतनी सारी ट्रकें एक साथ दूसरे साइड जाती थी, लेकिन रोड पे चूंकि वो चलती थी तो उसकी हम लोग 100% स्कैनिंग नहीं कर पाते थे। 100% के हम लोग बहुत बेसिक स्कैनिंग भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर रोकेंगे तो फिर जामों की समस्या और बढ़ेगी। जैसे ही ये आईसीपी बनेगा, हर ट्रक हमारे मशीनों के थ्रू होते हुए गुजरेंगी और एक एक ट्रक की प्रॉपर जो है वो रमेजिंग और स्कैनिंग होगी, और ये जो समस्या हम लोगों के स्मगलिंग की होती थी वो बहुत हद तक आईसीपी बनने के कारण वो भी कंट्रोल होगी। जो क्रॉस बॉर्डर जो हमारे एरियाज हैं वहां पे आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वहां पे बहुत सारी पुलिस आउटपोस्ट, बहुत सारी एसएसबी आउटपोस्ट जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान हम लोगों का होता है उसके अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। पेट्रोलिंग की व्यवस्था अच्छी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक और निर्देश दिया गया है कि जितने भी प्रमुख चौक चौराहे हैं, जितने भी गांव हैं, सभी में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। अभी हम लोग न केवल नगर पंचायत नगर पालिकाओं में बल्कि ग्राम पंचायतों के भी चौक चौराहों पर सीसीटीवी का काम करा रहे हैं। पिछले 2 महीनों में हम लोगों के करीब 200 ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी का काम जो है वो कंप्लीट हुआ है, और हम लोगों ने टारगेट रखा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में 100% गांवों में हम लोग सभी प्रमुख चौराहों पे सीसीटीवी लगाएंगे। वो सीसीटीवी की फीड हमारे पास सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में होगी, और जो आप ये स्मगलिंग की बात कहते हैं वो बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल करने में सफल होंगे। एक जो सेक्टर बचता है खासतौर पर पिछड़े जिलों में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, वो स्वास्थ्य का है और शिक्षा का है, और खासतौर पर महाराजगंज में माना जाता है कि हेल्थ की सुविधाएं, चूंकि यहाँ बगल में गोरखपुर है तो गोरखपुर पर निर्भरता ज्यादा है, या फिर सीधे लोग बाहर ले जाना चाहते हैं लखनऊ या आसपास के इलाकों में। दूसरा, शिक्षा को लेकर के भी इसी तरीके से है कि डिपेंडेंट है, या तो इधर नेपाल की तरफ आप चले जाएं, काठमांडू या दूसरी जगहों पर, वहां मेडिकल कॉलेजेस हैं तो मेडिकल की एजुकेशन वगैरह के लिए, या फिर वो गोरखपुर की तरफ। महाराजगंज में एज सच ये इंतजाम क्या कुछ करने जा रही है सरकार, या क्या आप लोग आने वाले दिनों में करने की तैयारी कर रहे हैं? जी, आपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से संबंधी जो शिक्षा, मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन दोनों की ही बात की। इस जनपद में अभी तक जो व्यवस्थाएं थी, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज हमारे पास, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये सब पर्याप्त संख्या में थी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी फंक्शनल था। जो मेन दिक्कत यहाँ से गोरखपुर रेफरल का था वो इसलिए था क्योंकि स्पेशलाइज सर्विसेज हमारे पास नहीं थे, हमारे पास कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। मैं आपको बताते हुए, इस मंच के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जनपद में पीपीपी मोड पे एक मेडिकल कॉलेज है वो स्थापित किया जा रहा है, और करीब करीब 70% का काम उसका कंप्लीट हो गया है। इस अक्टूबर नवंबर तक हमारे यहाँ पीपीपी मोड का जो मेडिकल कॉलेज है उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। 2024 के जो सत्र आएगा उस सत्र से हमारा मेडिकल कॉलेज संचालित हो जाएगा, और उसके साथ में जो सुपर स्पेशलाइज्ड हमारे मेडिकल सर्विसेज हैं
वो भी लोगों को यहीं जनपद महाराजगंज में ही मिलने लग जाएंगे। उसके लिए उन्हें गोरखपुर जाने की आवश्यकता नहीं बचेगी। जो स्पेशलाइज सर्विसेज के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे फार्मेसी कॉलेजेस देखने के लिए हमें मिल रहे हैं, जो अभी स्टैब्लिश हो रहे हैं। निचलौल वाले क्षेत्र में भी हो रहे हैं, सदर में भी हो रहे हैं, नौतनवा की तरफ भी हो रहे हैं, फरेंदा में भी हो रहे हैं। उससे रिलेटेड जो हमारे मेडिकल एजुकेशन है, ना केवल डॉक्टर्स की जरूरत है हमें, बल्कि पैरामेडिक की भी जरूरत है। तो वो भी बहुत सारे कॉलेजेस स्टैब्लिश हो रहे हैं और बहुत अच्छे उससे पास आउट्स निकल रहे हैं। तो दोनों ही चीजें हमारी केटर होंगी यहाँ से, और जो बेस्ट क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज है लोगों को वो देखने के लिए शीघ्र ही मिलेगा यहाँ से। एक जो समस्या यहाँ आती थी गन्ना किसानों की, क्योंकि चीनी मिलें बहुत सारी थी जो बंद हो गई एक जमाने में, उसके अलावा आर्थिक स्रोत नहीं था कुछ किसानों के लिए। खास तौर पर किसानों के लिए आर्थिक स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार यहाँ पर क्या कुछ कर रही है महाराजगंज में? देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारा। यहाँ पे धान की खेती मुझे लगता है जैसा कि पश्चिम में पीलीभीत या बरेली की हम बात करें, करीब करीब उतनी अच्छी खेती यहाँ पे भी धान की है। और धान खरीद यहाँ बहुत अच्छी है। जो हमारे एमएसपी के अंतर्गत जो खरीद होती है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है बताते हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जिसका जीआई टैग है। एक काला नमक चावल है जिसका जीआई टैग है। यहाँ पे 4-5 डिस्ट्रिक्ट है और वो बहुत ही अच्छी चावल है, जो बहुत ही एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है उसके प्रोडक्शन। तो किसानों को, जो गन्ना के जो किसान हैं वहाँ पे अगर हम देखें तो आज की डेट में हमारे केवल 2 चीनी मिल जो है वो चालू हैं। एक उसमें 100% अच्छे तरीके से चालू है सिसवा का, और गडौरा चीनी मिल है जो इस वित्तीय वर्ष में उनका है टारगेट कि हम लोग दोबारा से इसको चालू करेंगे। पिछले वित्तीय वर्ष में वो नहीं चल पाए थे। लेकिन जो हमारे गन्ना के किसान थे, अगर आप आज की डेट में निचलौल की तरफ जाएंगे जहां से मोस्टली ये किसान आते हैं, वो सारे लोग आप देखेंगे कि आज की डेट में केले की खेती में मूव कर रहे हैं। एफपीओ के माध्यम से, जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से बहुत लार्ज स्केल पे केले की खेती इस जनपद में आपको देखने के लिए मिलेगी। कमर्शियल खेती, आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ पे लोग स्ट्रॉबेरी की खेती बहुत अच्छी कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसकी बहुत अच्छी खेती हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रहा है वेजिटेबल्स का यहाँ से। तो जैसे जैसे चैलेंजेस आते हैं, नए नए रास्ते भी खुलते जाते हैं। तो कोशिश सरकार की ये है कि जो चीनी मिल है दोनों अच्छे से चले। एक तो चल ही रही है, दूसरी भी मुझे लगता है कि इस कृषि वर्ष से हम लोग उसको अच्छे से चला पाएंगे। लेकिन किसान भी बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिसके माध्यम से उनके भी आय के जो स्रोत हैं वो इम्प्रूव हो रहा है। अब बहुत सारे तो प्रशासनिक सवाल आपसे पूछ ही लिए, बहुत कुछ पर्सनल सवाल भी पूछता हूँ, क्योंकि एक अभी अभी यूपीएससी का भी रिजल्ट निकल करके आया और बहुत सारे लोग, और खासतौर पर महिलाओं का तो बड़ा शानदार प्रदर्शन रहा इस बार। एक चीज जो खासतौर पर जो युवा अधिकारी हैं, आप महाराजगंज में, मुझे लगता है महाराजगंज में काम करके आप खुश हैं, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है मुझे। आमतौर पर नए अवसरों में भी ये देखने को मिला, वो चाहे आईएएस संवर्ग के हों या पीसीएस संवर्ग के हों, आजकल पोस्टिंग को लेकर के बड़ी चिंता रहती है अफसरों को कि हम किस जिले में आ गए, किस पोजीशन में आ गए, अच्छा जिला नहीं है, अच्छा काम नहीं है। ये सत्येंद्र कुमार के मन में क्या आता है इसको लेकर के? देखिए, ये थोड़ा बैकग्राउंड पे डिपेंड करता है कि आप किस जगह से आ रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं किसी सर्विस में आने से पहले। सबसे अच्छी बात मैं बताऊं जो ऑफिसर्स के लिए आज की डेट में है कि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत अच्छा मिल रहा है। जो कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पोस्ट हो रहा है उसको ये चिंता नहीं रहती है कि 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसके ट्रांसफर्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इस जनपद में करीब 1.5 साल से ज़्यादा से हूँ। जिससे पहले जिस डिस्ट्रिक्ट में था वहाँ पे भी मैं 1 साल रहा था। मैं जहाँ सीडीओ था वहाँ लगातार मैं 3.25 साल तक पोस्टेड था। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का आज की डेट में कोई इशू नहीं है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। कोई भी आदमी किसी भी जॉब में जाता है तो लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो जिनके एक्सपेक्टेशन अर्बन पोस्टिंग्स को लेकर रही हो, लेकिन मैं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जानता हूँ जो रूरल एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर 99% लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने के लिए भी हम लोग को मिल रहा है। नहीं, बिल्कुल हमने देखा है। मुझे याद है एक जिला अधिकारी हुआ करते थे श्रावस्ती में, उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर बड़ा अच्छा काम किया था। भारत सरकार ने उनको बहुत सम्मानित किया था। अभी हाल में भी कई सारे जिला अधिकारियों को वो अलग अलग कारणों से, चाहे वो जल जीवन मिशन के क्षेत्र में या दूसरे उस अलग अलग सेक्टर्स पे काम करने को मिल रहा है। यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर के ही मेरी बात थी। बहुत सारे लोग इस इलाके से भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए या यूपीपीएससी की तैयारी के लिए जाते हैं बाहर। यहाँ भी मुझे लगता है आपके एक एडीएम है, वो भी बड़ा पंकज, वो भी बड़ा इस क्षेत्र में काम करते हैं, बड़ा लोगों की मदद करते हैं। हम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। तो आप सब लोग मिल करके क्या कुछ कोशिश कर रहे हैं? आप इतने प्रतिभाशाली हैं, पंकज लगातार कोशिश कर रहे हैं यहाँ से प्रतिभाएं निकल करके जा पाए, क्योंकि एक दौर था बिहार और पूर्वांचल के बहुत सारे लोग आप जैसे युवा जो है वो सेलेक्ट होते थे। ये संख्या लगातार घटती जा रही है। देखिए,
यहाँ के लोग बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मेरे बैच में अगर हम बात करें तो हमारे बैच में भी इस डिस्ट्रिक्ट से जो है 1 से ज़्यादा लोग हैं जो सर्विस में हैं। हमेशा से इस डिस्ट्रिक्ट से लोग सिविल सर्विसेज में आते रहे हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से देश विकास कर रहा है तो सिविल सर्विसेज ही अब एकमात्र एवेन्यू नहीं बच गया है बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाला। अब बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट करने वाले बहुत सारे एवेन्यूज लोगों को ओपन अप हो गए हैं। तो हर तरह के लोग हैं, हर तरह के उनको जो है अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, सब दिशाओं में जा रहे हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। जरूरी नहीं कि सब लोग सिविल सर्विसेज में ही आए। अगर किसी को बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करने का मौका मिल रहा है वो भी बहुत जरूरी है। अगर देश को हमें विकास कराना है तो जो यूनिकॉर्न्स की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के लोग ही लेके आ सकते हैं। अगर हमें बेस्ट हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए बेस्ट डॉक्टर्स की जरूरत है। तो उस पर भी जरूरी है कि हमारे जो बेस्ट टैलेंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड में भी जाएं। तो जो जिस फील्ड में जाए उसमें एक्सेल करे, ये जरूरी है, रादर देन ये कि हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में लोगों को ले जाने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि जो हमें प्रमोट करना चाहिए वो है एक्सीलेंस। वो जिस किसी भी फील्ड में, वो क्रिकेट खेल रहा हो, फुटबॉल खेल रहा हो, कबड्डी खेल रहा हो, जो भी खेल रहा हो, जो भी म्यूजिक में है तो म्यूजिक में ही उसको एक्सेल करना चाहिए। हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा ले जाने की कोशिश मुझे व्यक्तिगत रूप से जो महसूस होता है नहीं करना। घर परिवार को समय दे पाते हैं? बिल्कुल समय दे पाते हैं। इस जो प्रशासनिक कार्य है उसमें हमें लगता है कि हर चीज को बैलेंस करने की अपॉर्चुनिटी रहती है और महाराजगंज जैसे डिस्ट्रिक्ट में तो बिल्कुल इस चीज की अपॉर्चुनिटी रहती है। सर, मेरा एक आपके सवाल से एक सवाल था। अभी आपने जिक्र किया कि यूपीएससी का, साथ में जिक्र किया कि बेटियों ने बड़ा कमाल किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी तरफ से बेटियों को लेके, महिलाओं को लेके, या जो धर्म परिवर्तन का भी जो चल रहा है, तो जागरूक करने के लिहाज से क्या कुछ जागरूकता अभियान, क्योंकि कई शहरों से धर्म परिवर्तन जैसी कुछ खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या कुछ आपने योजना बनाई है लोगों को जागरूक करने के लिए? बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस तरह की समस्याएं ज्यादा दिखती हैं। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जो भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से कोशिश ये की जा रही है कि बच्चियों को भी बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, उनको आगे बढ़ने की जिंदगी में बराबर मौके मिले। ये बहुत जरूरी है। वो कन्या सुमंगला योजना हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, सभी योजनाओं को अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल तक ले जाने की कोशिश की जाती है। हमारी जितनी भी GGICs हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं गर्ल्स के लिए, उसको बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। लड़कियों को बराबर मौके मिल रहे हैं आज की डेट में, ऐसा मेरा मानना है। जो भी बच्चियां मेहनत कर रही हैं सभी आगे बढ़ रही हैं। और हम देखते हैं किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, वहां पे एक्सेल करने वाली ज्यादा आपको बच्चियां दिखेंगी। वो ज्यादा फोकस्ड होती हैं, नॉर्मली ज्यादा मेहनत कर रही होती हैं, वो हर जगह एक्सेल करती हैं। और ये सभी पेरेंट्स को भी, सभी परिवारों में भी हमें इस चीज को बताने की जरूरत है और लोगों को भी इस चीज को ग्रास्प करने की जरूरत है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सवालों का Thank you जवाब so देने much. के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।